आप में से तकरीबन हर इन्वेस्टर के मन में ये सवाल रहता होगा, क्या मुझे पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? किसमें ज़्यादा रिस्क रहता है और किसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है? क्या मैं शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बन सकता हूँ या फिर बॉन्ड्स में? ये सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किसे पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और दोनों में कौन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हाय, आई एम प्रभु, हियर बिल्डिंग ऑनलाइन अवेयरनेस इन स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। पैसा आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बॉन्ड्स में? जिस बारे में हमें पता नहीं होता उसमें हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने में डर लगता है, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए या हमारे मेहनत की कमाई एक ही झटके में साफ ना हो जाए। इस बात का डर हर किसी को रहता है। इवन वॉरेन बफेट को भी इस बात का डर रहता है, इसलिए जिस बारे में उन्हें पता नहीं होता उसमें वो अपना पैसा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अब चैलेंज ये है कि मैक्सिमम लोग अवेयर नहीं होना चाहते, बस उन्हें कोई बता दे किस शेयर्स में या फिर किस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है, वो उस पर भरोसा करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे एट द एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो आज नहीं तो कल अपना पैसा गवा बैठते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा आपको शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बॉन्ड्स में, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही हो सकता है। इस वीडियो में मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको कोर फाउंडेशन समझाऊंगा शेयर्स और बॉन्ड्स के, तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखते रहिए। शेयर क्या होता है ये आपको पता ही होगा। जब भी हम शेयर को खरीदते हैं इसका मतलब हम कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पर शेयर के हिसाब से। जिसके पास जितने शेयर्स होते हैं उसको उस रेशियो में वो कंपनी का प्रॉफिट मिल जाता है। जब भी आप पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो या फिर बॉन्ड को बाय करते हो, आप कंपनी के लिए क्रेडिटर हो जाते हो। क्रेडिटर मींस कंपनी आपसे पैसा उधार ले रही है या फिर कंपनी आपसे लोन ले रही है, जिसे वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लौटाएगी, जिसके बदले वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट को हम बॉन्ड सर्टिफिकेट बोलते हैं। उस बॉन्ड सर्टिफिकेट पे क्लियरली मेंशन्ड होता है कि एक बॉन्ड का प्राइस क्या है और आपको मैच्योरिटी डेट पे कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना टोटल आपको मिलेगा और कब वो बॉन्ड मैच्योर होगा, सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड होता है। बॉन्ड बहुत से टाइप के होते हैं जिसे मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। अगर मैं क्लियरली बोलूं तो कंपनी बॉन्ड इशू करके पब्लिक से पैसा उधार लेती है या फिर हम कह सकते हैं लोन लेती है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसे वो रीपे कर देती है मैच्योरिटी डेट पे। लोन का जो भी मैच्योरिटी डेट होता है, बॉन्ड का जो भी मैच्योरिटी डेट होता है, उस मैच्योरिटी डेट पे कंपनी उसे रीपे कर देती है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर कंपनी को लॉस हो, उसे वो रीपे करना ही है। अगर कंपनी बंद भी हो जाती है किसी रीजन से, लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर उसने कोई लोन बैंक से लिया है तो सबसे पहले वो बैंक को पे कर देती है, उसके बाद अपने एसेट सेल करके वो बॉन्ड होल्डर्स को पैसा पे करती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। वही पैसा आप जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तब कंपनी के ओनर बन जाते हो और कंपनी के ओनर को पैसा तब मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो। अगर कंपनी लॉस में है तो कंपनी के ओनर को मतलब शेयर होल्डर्स को कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। किसी रीजन से कंपनी बंद हो जाए या कंपनी को लॉस हो रहा है इसलिए उसे बंद किया जा रहा है तो सारे एसेट्स को सेल करने के बाद सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे किया जाता है, जैसे कि बॉन्ड होल्डर हो गए या बैंक हो गए या कहीं और से जो भी लोन वगैरह लिया है उन्हें सबसे पहले पैसा रीपे किया जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसे शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर आपको फायदा होता है तो अच्छी बात है, मतलब एसेट्स का वैल्यू ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या इक्वली मिले जितना आपने पैसा लगाया है, या आपको कम भी मिल सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। बट शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने का एक फायदा ये होता है कि आप उसे शेयर मार्केट में इजीली सेल कर सकते हो एज अ शेयर होल्डर या स्टॉक ओनर। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जिसे हम डायरेक्ट प्रॉफिट कहते हैं, तो उसका हमें शेयर पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। शेयर प्राइस हमें शेयर मार्केट में बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसे हम जब चाहें तब इजीली शेयर मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसे हम इनडायरेक्ट प्रॉफिट कहते हैं शेयर का। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। अब सवाल ये आता है कि कंपनी का शेयर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या फिर बॉन्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, दोनों में से किसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? देखा जाए तो बेसिकली बॉन्ड एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और डेप्थ में पैसा इन्वेस्ट करना कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। बॉन्ड में आपको ईयरली 6 से 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो एफडी से तो ज्यादा का ही होता है। बॉन्ड का रिटर्न हमेशा इन्फ्लेशन रेट को बीट ही करता है, तो जिससे आपका पैसा डिग्रो तो नहीं हो रहा होता, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही ग्रो कर रहा होता है, कम परसेंटेज पे ही ग्रो कर रहा होता है, लेकिन ग्रो कर रहा होता है। इन्फ्लेशन जैसे 6% है तो बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा ही होगा अगर आप सही बॉन्ड को सिलेक्ट करते हो। और इन्फ्लेशन जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं, महंगाई कहते हैं।
तो बॉन्ड में आपका पैसा डिग्रो तो नहीं होगा, हमेशा ग्रो ही करेगा। लेकिन एफडी में ऐसा देखा गया है कि आपका पैसा जो है वो डिग्रो होता है। मतलब इन्फ्लेशन रेट अगर 6% है तो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 से कम ही होता है। अगर आप एक अच्छे बैंक में भी पैसा एफडी में रखते हो तो भी। अगर आप 7% के हिसाब से बॉन्ड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखते हो 30 सालों तक, तो आपको 7,61,000 रुपए मिलेगा, जो इतना भी बुरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपने 20s में हो, 30s में हो और आपको स्टॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप सीख रहे हो, तो आप कुछ टाइम के लिए अपना पैसा बॉन्ड्स में पार्क करके रख सकते हो। लिक्विड फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्टली बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप लिक्विड फंड के थ्रू भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन लिक्विड फंड का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा लिक्विड फंड में। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि लिक्विड फंड को एक्सपर्ट्स मैनेज कर रहे होते हैं और हर साल कोई ना कोई नया बॉन्ड इशू हो रहा ही होता है। नए बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट पुराने वाले से डिफर करता है, या तो नए बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। अगर नए बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो पुराने बॉन्ड में वर्टिलिटी आ जाती है, लोग उसे सेल करने लग जाते हैं, और अगर कम होता है तो लोग उसे बाय करने लग जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। ये एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो उन्हें मार्केट के कंडीशन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होता है, इसलिए वो टाइमली बॉन्ड को सेल कर देते हैं या फिर बाय कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नए बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये लिक्विड फंड कुछ म्यूचुअल फंड जैसा है, ये म्यूचुअल फंड का ही ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते हैं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करवाते हैं, एक्सपर्ट्स के थ्रू इन्वेस्ट कराते हैं। कभी भी आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले बॉन्ड की तरफ अट्रैक्ट मत होना। इस बारे में आप जरा ध्यान से सोचो, कोई भी कंपनी आपको 10%, 12%, 14% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों दे रही है अपने बॉन्ड पे? क्योंकि उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, उसे मार्केट में कहीं से पैसा उधार मिल नहीं रहा, उसे पैसे की जरूरत है, इसलिए वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बॉन्ड इशू कर रही है, जो बिल्कुल सेफ नहीं होता इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का बॉन्ड। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करना चाहती, उन्हें टेम्परेरी बेस पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे वो एज अ फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल अपने इन्वेस्टमेंट में लगाकर वहां से पैसा अर्न करके आपको वापस कर देंगी। लेकिन वो कंपनी जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, वो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बॉन्ड कभी इशू करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मार्केट में बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, बहुत ही अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा और उसे मार्केट से इजीली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, तो वो कभी भी इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बॉन्ड को इशू नहीं करने वाला। बॉन्ड मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपनियां इशू करती हैं, प्राइवेट कंपनियां मोस्ट ऑफ द टाइम डिवेंचर को इशू करती हैं। डिवेंचर क्या होता है वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप नेक्स्ट वीडियो डिवेंचर पे चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो डिवेंचर पे आपके लिए बना दूंगा। वही अगर आप स्टॉक्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखते हो 30 सालों तक 12% एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपको पता है आपको 30 साल बाद कितना रुपया मिलेगा? सोचो आप। एक काम करो, आप इस वीडियो को यहीं पॉज करो, आप गूगल पे जाओ, लमसम कैलकुलेटर ओपन करो और 12% के हिसाब से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो 30 सालों तक। कैलकुलेट करके आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको 30 साल बाद कितना रुपया मिलेगा। सभी ने कैलकुलेट कर लिया? रिजल्ट देख के आप शॉक हो गए होंगे। 30 साल बाद अगर आप 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हो 12% के हिसाब से, तो आपको 30 लाख रुपए मिलेगा। और 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर आप सही ब्लू चिप म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको 12% का रिटर्न इजीली देखने को मिल जाता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करो। आप ये कभी भी मत सोचना कि ब्लू चिप कंपनियां जो है वो रिस्क फ्री होती हैं, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड ब्लू चिप कंपनियों का ही होता है। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन लेके 3-4 लाख शेयर्स जो है वो शॉर्ट सेल कर दिया तो पूरा मार्केट हिल जाएगा। स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, लेकिन हमें रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, तो हम क्या करें? रिटर्न के चक्कर में अपना पूरा पैसा गवा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा कभी भी मत करना। हमेशा आप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लो। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब है आप कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करो, उसके फंडामेंटल्स और उसके सारी चीज़ों को, तब जाके आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, उस कंपनी की ओनरशिप लो। आप कभी भी पैसा स्टॉक्स में किसी के कहने पे इन्वेस्ट मत करो, या फिर ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं पैसा डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, बस इस वजह से आप पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत कर दो। डेफिनेटली इट साउंड्स कूल, लेकिन अगर आपको उस स्टॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो आपकी पूरी मेहनत की कमाई एक ही झटके में साफ हो सकती है। तो इट साउंड्स कूल के चक्कर में आप अपना पैसा किसी भी स्टॉक्स में ऐसे ही मत इन्वेस्ट कर दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सच बोलो तो इसका जवाब मुझे नहीं पता, इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हो। क्या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए इतना रिस्क ले सकते हो कि अगर आपका वो पैसा डूब भी जाए तो उससे आपके लाइफ पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा?
जैसे सपोज अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो और उस 1 लाख में से 5-10 हजार रुपए गिर जाता है, डूब जाता है या कहीं खो जाता है, तो उससे आपके लाइफ पे कोई इम्पैक्ट खास नहीं पड़ने वाला। तो वही पैसा आपको सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे अगर उसका लॉस भी हो जाए या वो डूब जाए या आपने गलत स्टॉक्स पिक कर लिया है, तो उससे आपके लाइफ पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस पैसे से आपके लाइफ पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। सिर्फ वही पैसा आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इतना रिस्क नहीं ले सकते, आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप 5-10 हजार रुपए का रिस्क ले लो, तो फिर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको अपना पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। शो ऑफ के चक्कर में आप अपना पैसा दांव पे मत लगाओ। वो आपकी मेहनत की कमाई है जो एक ही झटके में साफ हो सकता है। लेकिन आपकी इनकम कम है, फिर भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप 1000, 500, 2000 से स्टार्ट करो। जितना आप रिस्क ले सकते हो, जितना पैसा आपका अगर डूब भी जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े उससे, बस उतना ही पैसा आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। उसके बाद आप सारा पैसा सेफ जगह पे इन्वेस्ट करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो वो लोगों के साथ शेयर करें जो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है। और ऐसे ही वैल्यूएबल रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।